नमस्कार फ्रेंड्स, ये है हमारा चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस और इसमें हम लोग आज सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये सॉल्यूशन जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करेंगे। ये दोनों का प्रोसेस चलेगा, फिर हम आपको डिस्कशन करेंगे आपके साथ आंसर शीट। तो बिल्कुल पूरी वीडियो को बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन के मैंने लगभग वही क्वेश्चन से इसमें सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। और इसी सीरीज़ में अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है ये आपको बताना है। तो बताएंगे आप कौन सा जो है फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट रख रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट उसका होगा जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होने का कारण आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसमें क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, और मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। ये सब जगह मोलर ही है, यहाँ पर भी आप मोलर ही कर लीजिए, मोलल ना करिएगा, मोलर ही कर लीजिए। तो अब आपको देखना हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि डेल्टा, अब मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा TF इज़ इक्वल टू होता है IKF इंटू M। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जितनी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा। तो इसमें आई की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ। पूछ रहा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब आंसर फिर यूरिया होना चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट का आंसर डी होना चाहिए। लगाइएगा, आप भी लगाइएगा, फर्स्ट का आंसर डी लगाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पन्ने पर बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये पेज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट 1 एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें वही बात आ जाएगी, जिसमें ज़्यादा वैल्यू होगी वही लोएस्ट रखेगा। तो सेकंड का आंसर जो है फिर इसमें K2SO4 आना चाहिए, क्योंकि K2SO4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो K2SO4 जब टूटेगा तो K2SO4 टूटेगा K पॉजिटिव आयन में और SO4 डाई नेगेटिव आयंस में। यानी कि टोटल जो 2K पॉजिटिव आयन बनेंगे, मतलब 2 ये बने और एक ये, यानी टोटल आई की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसका मतलब फिर हाईएस्ट में जो द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट 1 एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग, डिप्रेस करेगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो इसी का डिप्रेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम कंसेप्ट पे हैं ये पांचों क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पे चल रहे हैं। तो पांचों क्वेश्चन को आप सेम कंसेप्ट पे लगा दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज, यानी कि सेम वैल्यू K4 को आप तोड़िएगा, K4, उसके बाद FeCN का होल 6 को तोड़ेंगे तो आपको 4K पॉजिटिव आयन मिलेंगे, 4K पॉजिटिव आयन, और FeCN6 का होल ऐसे और ऊपर 4 नेगेटिव। इसका मतलब आपको 5 टोटल आयंस मिलेंगे। तो 5 किस में मिल रहा है, 5 केवल ए वाले में मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फिर फोर्थ का ए, मतलब ये सब क्वेश्चन जो है आप अपने हिसाब से कैटेगरी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पन्ने पे हम लोग पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट पन्ना क्या है वो देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। इसमें कुछ क्वेश्चन में बताता चल रहा हूँ, कुछ के आंसर आप लगाते रहिएगा। अब नॉन वोलेटाइल है और पर्टिकुलर ये यूनिट ही रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रखिएगा, चेंज ना करिएगा इसमें। और जो प्रेशर है, यानी प्योर का प्रेशर कितना है, प्योर का प्रेशर 3000। तो इसमें फार्मूला लगा देना, P0 - P/P0 इज इक्वल टू W2/M2 इंटू ऊपर M2 आ जाएगा, नीचे W1 आ जाएगा। तो इस तरीके से M1/W1। तो अब यहाँ पर P0 कितना रख देंगे, P0 रखिएगा आप, P0 की जगह पे आप रख देंगे, यहाँ पर थोड़ा पेज बड़ा कर लेता हूँ, P0 की जगह पे रखेंगे आप, यहाँ लगा देता हूँ, P0 की जगह पे रखेंगे आप 3000, सॉरी यहाँ पर रखेंगे आप 3000 माइनस कितना रखेंगे 2985 रख दीजिएगा, नीचे रख दीजिएगा आपका वही 3000 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर W2 आपको दिया है 5 ग्राम,
और M2 आपको निकालना है, यानी यहाँ M2 रहने देते हैं और इनटू में आ जाएगा आपका ऊपर है WM1 यानी कि 18 आ गया, नीचे आपका दिया कितना 100 ग्राम नीचे दिया, तो ये आपका 100 हो गया इस तरीके से। तो अब इसे सॉल्व करिएगा तो फिर यानी कि यहाँ रह जाएगा 15 और इधर आएगा M2, तो 1500 नीचे आ जाएगा, 3000 × 5, तो ये आपका 5 दूनी 10, 180 आंसर आना चाहिए, यानी कि आंसर मेरे हिसाब से फिर 180 आना चाहिए। तो 180 आंसर देख लेते हैं कहाँ है 180 आंसर, 180 ए आंसर आना चाहिए, तो मतलब आंसर फिर ए लगा लीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ moles of Fe positive ions formed when excess of the iron is treated with 5 ml of the 4 molar HCl under the inert pressure। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये फिलहाल जो टिक लगा है वो नहीं है, लेकिन 7th वाले का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। आपको करना क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स लगाने, वॉल्यूम दिया हुआ है, फार्मूला सिंपल से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉइंट आयंस फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ आयरन इज ट्रीटेड 5 ml, यानी कि मोलरिटी दे रखी है, तो यानी कि हम 4 यहाँ लिख दें, ज़रा पेन चला लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 4 इज़ इक्वल टू यहाँ पर x मान लेते हैं, नीचे वॉल्यूम कितना है 5 हो जाएगा, है ना, और वॉल्यूम 5 हो गया, ये हो गया 4 मोलर HCl हो गया, और ml में दिया है, तो इसका मतलब है फिर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे ऊपर, तो ये आपका हो गया, ये 20 हो गया, और 20 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, तो इसका मतलब आंसर फिर तो 0.02 आना चाहिए। 0.02 इसमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ये ज़रा देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का 0.02 यानी मास अपॉन मोलर मास, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe positive ions व्हेन एक्सेस ऑफ आयरन इज ट्रीटेड विद 5 ml ऑफ 4 मोलर HCl अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर एज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो फिर फार्मूला तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर रखना है, तो वॉल्यूम 0.5 है, वो 5 ml है, तो 5 ml का मतलब जो है मैंने ये रख दिया है नीचे 5, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो अगर मैं x निकालता हूँ तो 20 हुआ, 4 पंजे 20 और डिवाइडेड बाई 1000 यानी 0.02 आना चाहिए, 0.01 दिया है आंसर सीट में। चेक कर लेता हूँ, अगर आंसर सीट में 0.01 दिया हुआ है तो ज़रा आप लोग चेक करेंगे इसे आंसर में कन्फ्यूज़न है या 0.02, तो ऑप्शन भी नहीं बनाया गया, इसलिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लगा, तो आप लोग ज़रा इसे सॉल्व करने में मेरी मदद करिएगा। देखते हैं कि इसका आंसर 0.01 क्यों आ रहा है ना, या तो आंसर में मिस्टेक है या फिर कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक है। एक्सेस ऑफ आयरन डाला है, ml डाला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेथड तो सेम लगाया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। 0.4 मोलर HCl है ना, अगर ये 5 होगा 10 ml होगा तो आंसर आ जाएगा, और अगर ये 5 ml है तो फिर अगर ये 5 ml है तो आंसर फिर दिक्कत करेगा, वहाँ पर 2 मोल पर लीटर होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा एक बार, आप ज़रूर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, द नंबर ऑफ आठवां क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मिली लीटर्स ऑफ 6 मोलर HCl विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें M1V1 फार्मूला लगाइए, M2V2 वाला जो फार्मूला कंसेप्ट चलता है वो लगे। द नंबर ऑफ मिली लीटर्स ऑफ 6 HCl विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ सोल्यूशन विच इज़, ठीक है, इसमें आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा दीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से आंसर इसका आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर लगाएंगे आप लोग, छोड़ेंगे नहीं। द रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नेक्स्ट क्योंकि टेस्ट है तो कुछ आंसर मैं भी बता रहा हूँ, कुछ केवल एक आंसर में मुझे कन्फ्यूज़न है वो आप मिटा लीजिएगा। इस वाले आंसर में मैं लिखे दे रहा हूँ कन्फ्यूज़न है, आप सॉल्व करिएगा। हो सकता है मैं कहीं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये तो लगा ही लेंगे। द रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि द स्टेटमेंट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी ये तो राउल्स लॉ कहलाता है। फिलहाल आप लगाइएगा, मैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि टेस्ट आप दे रहे हैं, मुझे तो राउल्स लॉ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, विच पेयर विल नॉट
फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। वेरी गुड। कौन सा आइडियल नहीं है आप बताएंगे, तो याद करने वाली बात होगी कि कौन सा आइडियल नहीं, तो ये तो आप याद करके बताएंगे मुझे कि कौन सा आइडियल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिएगा क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, इसके आंसर भी फिक्स ही रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक क्वेश्चन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा भाई, जिसमें एलिवेट, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा किस में होंगे, देखना पड़ेगा ये बात। तो ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट लगा लेते हैं। देखें भाई, NaCl, मुझे हिसाब से फिर आंसर जो है 11 का ये आना चाहिए, क्योंकि इसी में I की वैल्यू जो है अगर निकालेंगे तो I की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, तो यही वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाई, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक, क्योंकि पाई इज इक्वल टू होता है CRT, तो T बढ़ेगा तो पाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अपने आप लगाइएगा आंसर, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, मैं क्यों बताऊँ। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन 0.1 के इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl सेम कंसंट्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली, लगा लेंगे, मुझे पता है आपको पर भरोसा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लगाइएगा। 13 वाला भी लगाइएगा। आंसर की मैं दूंगा, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। आंसर की आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 बिलियन, सुनिए इतना। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा पूछ रहा है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है I-1/n-1, फार्मूला लगा दीजिएगा। I की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिएगा, I की वैल्यू 3 रख दीजिएगा, और n की वैल्यू यहाँ पर सॉरी वेंट ऑफ फैक्टर दिए हुआ है, I की वैल्यू 2.74 दे रखी है, 2.74 दी हुई है, और n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिएगा। तो नीचे आ जाएगा आपका 3 में 2 हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 कम यानी डिवाइड कर लीजिएगा, कितना लगभग कितना आएगा। 14 का आंसर जो है वो कितना आना चाहिए, यानी कि 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो नीचे 2 रह गया, ऊपर 1.74 हुआ। 1.74 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 100 आधा लगा दीजिएगा, 7 2 14, लगभग भी ये भी आना चाहिए आंसर इसका मेरे हिसाब से। अगर आप मेथड पूरा जो लगाते हैं, यही वाला मेथड लगाते हैं, 2.74 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 यानी 2 रह गया, ऊपर बचा 1.74 डिवाइडेड बाई आपका 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, तो 174 हो गया। 174 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 7 14 2 8 16, 2 7 14, यानी यही आएगा, भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 1 मोलर सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड लगभग दोगुना होता है, तो इसका मतलब यानी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी देखें तो नॉर्मलिटी दोगुनी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी की, तो इसका मतलब मोलरिटी फिर आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर फिर इसका आप लगाइएगा, मैंने हिंट आपको दे दिया है, आधी हो जाएगी मोलरिटी, और मोलरिटी आधी हो जाएगी नॉर्मलिटी की, क्योंकि नॉर्मलिटी दुगनी होती है। m इज़ इक्वल टू 2n होता है, तो n इज़ इक्वल टू m/2 नॉर्मलिटी की आधी मोलरिटी आएगी ना, क्योंकि 2n होता है ना। ठीक है, मोलरिटी जो है वो नॉर्मलिटी की आधी आएगी m/2। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं 15वां के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाउ मैनी ग्राम ऑफ द डाइबेसिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, गिव द नॉर्मलिटी पूछा। ये नॉर्मलिटी ज़्यादा पूछी जाती है, क्यों पूछी जाती है नॉर्मलिटी, आप पता है आपको ये बात कि नॉर्मलिटी पीजीटीज में ज़्यादा क्यों पूछी जाती, क्योंकि यू आर गोइंग टू मेक अ यूपी पीजीटी टीचर, आप यूपी पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं, ना कि सीबीएसई के, इसलिए यहाँ पर नॉर्मलिटी को ज़्यादा जोर दिया जाता है। पुरानी किताबों में नॉर्मलिटी ही दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैन प्रोवाइड द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, किससे मोलर मास ऑफ प्रोटीन पता लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैन प्रोवाइड द मोलर मास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेरी गुड, आंसर देख लेते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर है। वेरी गुड, मिल गया आंसर, वही है जो मैंने दूसरा बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर ही होना चाहिए। इसके बाद द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर यूरिया 1 मोलर ग्लूकोज 1 मोलर, रेशियो पता कर लेंगे आप, 1:1:2 होना चाहिए, 1:1:2 होना चाहिए। आंसर लगाइएगा आप मेरे हिसाब से 1:1:2 होना चाहिए। आंसर की मैं भी लास्ट में आपको लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में दूंगा आंसर की, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ द 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये भी आपसे हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़िए। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल
कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज टू 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें पहले आप इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसकी भी नॉर्मलिटी आप निकाल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा नॉर्मल है ना, इसको भी नॉर्मलिटी निकालिएगा तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा के निकाल देना, निकल आएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि N1V1 रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रखेगी। कितने मोल NaOH चाहिए होंगे ऑक्जेलिक एसिड के लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 20वां क्वेश्चन आइए, 20वें क्वेश्चन में क्या होता है देखते हैं हम लोग। 20वें क्वेश्चन में 1% एक्वा सोल्यूशन ऑफ द मास वॉल्यूम ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज आइसोटोनिक विद 3% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकाल लेंगे, भी निकल आएगा आपसे क्वेश्चन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम फॉर द फूड बिकॉज heat is most eventually distributed in the cooking space, boiling point of water involved in the cooking increased high, यानी कि अगर प्रेशर कुकर में रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम, क्योंकि इसमें होता क्या है कि वेपर प्रेशर जो है वो आपका घटेगा और वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये पक्का है। तो 21 का आंसर क्या होना चाहिए, वे बॉइलिंग पॉइंट इन्वॉल्व इन द कुकिंग इंक्रीज्ड बढ़ जाएगा, सही है। हाइयर प्रेशर इनसाइड द कुकर नहीं, कुकिंग इन्वॉल्व द केमिकल नो, हीट इज़ मोर नो, पी, यानी कि आंसर फिर 21 का बी ही आना चाहिए। आप देखिएगा इसमें क्या आंसर आ रहा है, मैंने तो अपना आंसर सजेस्ट आपको कर दिया है। इफ़ द लिक्विड ए बी फॉर्म आइडियल, अगर ये आइडियल बनाते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या होना चाहिए। देखते हैं ये क्या होगा इसका आंसर, ये आपको देखना पड़ेगा। द एंथैल्पी मिक्सिंग इज़ 0, अरे ये तो सिंपल है, आउटसो लगा दीजिएगा निकल आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 22वें वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंथैल्पी मिक्सिंग टोटल हीट चेंज रिमेंस कांस्टेंट रहता है, तो अगर आइडियल सोल्यूशन है तो पहले ही आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो पहले ही आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग बिलो कंसर्निंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन डिस्क्राइब्स अ कोलिगेटिव इफेक्ट, ये भी आप ही लगाइए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप आंसर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने आंसर को आप चेक भी करेंगे, हम तो कैलकुलेशन कर ही रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 24वां जो क्वेश्चन है, 0.004 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक दिया हुआ है। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट जरूर लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस कैटेगरी के बहुत मैंने देखे हैं PGTs के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज टू इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा TB, ये डेल्टा TB लिखा हुआ है, घबराइएगा नहीं, है ना। आफ्टर एडिंग अ सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा TB, डेल्टा TB, ठीक है ना, निकाल लेंगे डेल्टा TB। लेकिन डेल्टा TF पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें समस्या KF दिया हुआ, तो डेल्टा TF पूछा जाना चाहिए, ध्यान रखिए, इसे सही कर लीजिए, डेल्टा TF कर लीजिए। मेरे हिसाब से इसे डेल्टा TF करेंगे आप, डेल्टा TF करिए, TB नहीं आएगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल एग्जिबिट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अभी किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो इस पे आगे बढ़ा दीजिए। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन इट्स कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, मोलैरिटी निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मोलैरिटी निकाल लेंगे ना, मोलैरिटी निकालिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पन्ने पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट पन्ने पे क्या होगा वो देख लेते हैं जनाब, देखते हैं, ठीक है, वही मेथड है, मोलैरिटी निकली क्योंकि M दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, तो ये तो आपको बेंजीन मिथेनॉल मुझे लग रहा है, अब आप चेक करिएगा, आंसर शीट में चेक करेंगे हम लोग, फिलहाल मुझे जो लगा मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं, अ सॉल्यूशन हैज़ द 1:4 मोलर रेशियो ऑफ द पेंटेन एंड हेक्सेन, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन्स एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 440 मिलीमीटर ऑफ मरकरी फॉर पेंटेन। क्वेश्चन अच्छा है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आपको लगाना पड़ेगा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जिसका नाम होता है हेनरीज लॉ, उसको लगाइएगा, उससे आंसर निकलने के चांसेस में ज़्यादा हैं। लेकिन हेनरीज लॉ को तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि कारण ये है कि नहीं हेनरीज लॉ नहीं, इसमें राउल्ट्स लॉ लगाइएगा, राउल्ट्स लॉ लगाइएगा, इसमें हेनरीज लॉ गलत बोल गया हूँ मैं, इसमें आप राउल्ट्स लॉ लगाइएगा, RAULTS, राउल्ट्स लॉ लगेगा, उसी से ही आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट हैव,
ये भी क्वेश्चन आप ही करेंगे क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर 80 टॉर, इसमें भी वही सेम कंडीशन है ना, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो इसमें भी राउल्ट्स लॉ लगाइएगा, इसमें भी राउल्ट्स लॉ ही लगेगा, तो राउल्ट्स लॉ इसमें भी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट पन्ने पे हम लोग पहुंच लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस करते रहें और इन क्वेश्चंस से आपको पता लगेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कि आपकी ताकत कितनी है। अपनी ताकत को पहचानिए, कूदा फांदी ज़्यादा ना करिए। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, गिवन के बी भी दिया हुआ है, निकाल लेंगे ना मॉलिकुलर वेट। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी लगाएंगे, फार्मूला बताना पड़ेगा, नहीं बता। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, और W1 kg में रखिएगा, ऊपर 1000 है तो फिर ग्राम में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी लगाइए। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड टू फॉर बैंड ऑफ फैक्टर आई यूज फॉर कैलकुलेटिंग, फार्मूला पता है ना आपको, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है I-1 अपॉन N-1, निकाल दीजिएगा, सिंपल, बिल्कुल फटाक से निकलेगा। टू सॉल्यूशन से भी नॉन इलेक्ट्रॉन मिक्सिंग ये बनाया उन्होंने, ठीक है, ये भी कर लेंगे आप। मोलरिटी आपको टोटल वाला सम वाला फार्मूला इसमें लगा देना है, तो सम वाला फार्मूला लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स 7 ग्राम पर लीटर MgCl2 एंड सोल्यूशन बी कंटेन्स 7 ग्राम पर लीटर NaCl। अरे यार, इसमें दोनों की आई की वैल्यू को कंपेयर कर दीजिएगा, इसमें आई का फैक्टर मेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। KCl अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल और मेजर इंटरेक्शन, किसमें डाइपोल मेजर इंटरेक्शन रहेगा, तो जिनमें बढ़िया दोनों एक जैसा करेक्टर रखेंगे, डाइपोल मेजर इंटरेक्शन इज प्रेजेंट, तो 36 में मेजर इंटरेक्शन कहाँ होगा, देखिएगा कि KCl वाटर में अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल एज द मेजर इंटरेक्शन, देखिएगा कहाँ आंसर आएगा, आपको निकालना है। इसमें आप पोलर करेक्टर चेक कर लीजिएगा कि पोलैरिटी कहाँ मिल रही है वहीं। ये आइडियल नॉन आइडियल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आइडियल नॉन आइडियल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुँच लेते हैं, और नेक्स्ट पेज हमें क्या कहता है वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट पे, सॉरी कट, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे ऐसे। अब हम लोग इसे बढ़ा लेते हैं और इसे नीचे खींच लेते हैं। 42 क्वेश्चन, कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एंड 90 में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, PGTs का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ये ना कहिएगा सर आंसर, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, तो अगर मैं ही आंसर बताऊंगा तो फिर सबकी का आंसर कैसे पता लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन करिएगा, आंसर मिस मैच करेगा तो मैं फिर हूँ आपके लिए, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल एज वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेस P0 लगाइएगा, सिंपल सा फार्मूला लगाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यानी कि आपका जो फार्मूला लगना है P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू चाय भी लगा दीजिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन आएगा जरूर, इसी से आएगा। 44 में 5.5 सेम मेथड पे चला क्वेश्चन। आइसोटोनिक 1% सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सेम सॉल्वेंट इफ बोथ द डेंसिटीज ऑफ सोल्यूशन आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लगा सकते हैं ना दिमाग, इसमें क्या लगेगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, आइसोटोनिक विथ इतना % यूरिया, यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर थोड़ा सा दिमाग होगा तो आपने लगा लिया होगा अब तक। द डेंसिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है PGTs में, इस कैटेगरी का क्वेश्चन भी मिलता है। द डेंसिटी ऑफ 3.60 ग्राम मोल सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, बहुत मिलता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डेंसिटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन, इतना % है ना, बाई मास विल बी, कितनी डेंसिटी आएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम कैसे निकाल, मोलरिटी दे रखी है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी दे रखी, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और जब वॉल्यूम निकल आएगा तो डेंसिटी फिर निकल आएगी, आराम से निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना दे रखा है, वही सिंपल लगाइएगा, इसमें राउल्ट्स लॉ P0 माइनस P अपॉन P0 पे ही ये क्वेश्चन ज़्यादा लिया गया। HI भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब पहुँचेंगे तो द टेम्परेचर एट विच 10% एक्वा सोल्यूशन करेंगे ना, पाई इज इक्वल टू CRT से करिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही P0 माइनस P पे लगाइएगा, हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे होगा, बिल्कुल होगा आपसे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, ये तो दुनिया जानती है, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है इसमें। द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर जो होती है वो एक ही फिक्स रहती है, सबको याद होगी जहाँ तक उम्मीद है। बताएं कितनी होगी, 55.5। कैसे आती है, 1000 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि मास अपॉन मोलर मास निकाल दीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, कर ही लेंगे आप लोग। तो अब आप लोग इनकी जो आंसर शीट है वो आपके सामने रख दी है मैंने। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न लगे, एनी कन्फ्यूज़न कोई भी लगे आपको, मिस प्रिंटिंग कोई भी लगे तो बताइएगा, मिस प्रिंटिंग सही की जाएगी। मैक्सिमम आंसर सही किए गए, एक आध हो सकता है क्योंकि छपवाते हैं तो प्रिंटर जो प्रिंट करता है उतना, अगर बेचारा प्रिंटिंग क्यों करता, अगर इतना पढ़ा लिखा होता कोई बात नहीं। आंसर उसे ये पता है कि जो आंसर दिए गए हैं वो इधर उधर ना हो, कोशिश यही होती है। फिर भी है तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए इस पूरे चैप्टर सॉल्यूशन से, इसको आप भी ट्राई करिएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको, मज़ा आएगा आपको। कारण सिर्फ यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप मेहनत से ही संवर सकते हैं और मेहनत ही आपका रंग ला सकती है। तो इस मेहनत को जज्बे के साथ आगे बढ़ा दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।